हाँ भाई, हमने लेंथेनाइड एक्टिनाइड को खत्म कर लिया। आज लिखो यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 ठीक। यूनिट नंबर 5 अजलीय विलायक। अजलीय विलायक अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा बहुत आसान है भाई। सबसे पहले हम जलीय विलायक की परिभाषा को देखते हैं कि जलीय विलायक क्या होता होगा। जलीय विलायक का मतलब होता है अगर जल विलायक के रूप में किसी भी अभिक्रिया में काम करता है, अगर जल विलायक के रूप में किसी भी अभिक्रिया में काम करेगा, कहीं भी काम करेगा, कहीं भी विधि में, तो उसे कहा जाता है जलीय विलायक। जल को छोड़कर जितने भी विलायक बचे हुए, जैसे कि अमोनिया हो गया, SO2 होगी, CO2 होगी, जो भी मतलब जल को छोड़कर जो भी बचे हुए बेंजीन वगैरह, सब जल को छोड़कर जितने भी विलायक हैं सारे के सारे अजलीय विलायक कहलाते हैं। अगर जल कहीं भी विलायक के रूप में होगा तो जलीय विलायक, और जल को छोड़कर जितने भी विलायक हैं वो सारे के सारे विलायक अजलीय विलायक होंगे। हमारे सिलेबस में दो हैं, हमें दो को पढ़ना है, एक तो अमोनिया को पढ़ना है और हमें SO2 को पढ़ना है, जिसमें ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। लिखो परिभाषा। जल किसी अभिक्रिया में अथवा किसी विधि में, जल किसी अभिक्रिया अथवा किसी विधि में विलायक के रूप में कार्य करता है तो उसे जलीय विलायक कहा जाता है। जलीय विलायक कहा जाता है। जल को छोड़कर अन्य विलायक, जल को छोड़कर अन्य विलायक अजलीय विलायक कहलाते हैं। जल को छोड़कर अन्य विलायक अजलीय विलायक कहलाते हैं। जैसे द्रव अमोनिया, द्रव SO2, CH3COOH, H2SO4, ठीक। अब लिखो अजलीय आयनों का वर्गीकरण। अजलीय आयनों का वर्गीकरण। अजलीय आयनों का वर्गीकरण देखो इसके अंदर अजलीय विलायक सॉरी विलायक आयन हुई है विलायक। अजलीय विलायकों का वर्गीकरण लिखो। अजलीय विलायक निम्न दो प्रकार के होते हैं। अजलीय विलायक निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आयनकारी विलायक और एक होते हैं अनआयनकारी विलायक। हम सबसे पहले बात करेंगे आयनकारी विलायक पर। तो आयनकारी विलायक या इन्हीं का दूसरी भाषा में जिनमें आयन उपस्थित होंगे उन्हें ध्रुवीय विलायक भी बोला जाता है। मतलब कौन सी विलायक बोलेंगे? ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक परिभाषा बहुत आसान है कि ऐसे विलायक जिनमें आयन उपस्थित हो, मतलब आयन होगा तो उसमें द्विध्रुवापन होगा, द्विध्रुवापन होगा तो फिर उसकी जो नेचर होगी वो कौन सी नेचर हो जाएगी? ध्रुवीय प्रकृति हो जाएगी, पोलर नेचर हो जाएगी। तो इन विलायकों में आयन उपस्थित होते हैं। ठीक, ये शुद्ध अवस्था में मतलब आयनों के रूप में पाए जाएंगे। ये ध्रुवीय होते हैं, जो ध्रुवीय होंगे मतलब जिनमें
जीरो अपॉन पाया जाता होगा, जिन भी विलायकों का म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता होगा वो सारे के सारे विलायक ध्रुवीय विलायक कहलाते हैं। उनमें शुद्ध अवस्था में आयन उपस्थित होते हैं, धनायन भी होते हैं, ऋणायन भी होते हैं। एक शुद्ध अवस्था में आयन है, इनका जो आयन होता है ना वो कुछ इस प्रकार से आयन होता है, जैसे कि मेरे पास जल के 2 अणु थे, ठीक, सभी की तुलना हम इस जल से ही करेंगे। होगा क्या भाई, यहाँ से H+ इसके अंदर आ गया तो ये बन जाएगा H3O+ और इधर की तरफ चला जाएगा OH-। शुद्ध अवस्था में जो जल होगा वो इस प्रकार से आयनित हो जाता है, अपने आप आयनित हुआ। इस वजह से इस अभिक्रिया को स्वतः आयनन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अपने आप ही हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, दो जल के अणु आपस में क्रिया की तो अपने आप हुआ। इस वजह से इस अभिक्रिया को स्वतः आयनन अभिक्रिया भी बोलते हैं। जैसे कि मैं अमोनिया की बात करूंगा तो अमोनिया में मेरे पास कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ से एक H+ इधर की तरफ चला गया क्या बन जाएगा, NH4 बनेगा, और यहाँ पर इधर की तरफ क्या बचेगा, NH2- बचेगा। इस प्रकार से आयनों का अपने आप में, इन विलायक का अपने आप में आयनों के रूप में परिवर्तित होना, अपने आप आयनों का निर्माण करना, ये क्या कहलाता है, स्वतः आयन। इस तरह की अभिक्रियाएं किसी भी विलायक में होती रहती है। जैसे जल होगा तो वो इस रूप में हो सकता है, अमोनिया होगा तो वो भी इस रूप में हो सकता है। इस तरह से वो अपने आप आयन में परिवर्तित हो जाती है। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, स्वतः आयन कहा जाता है। स्वतः आयन लिखो आयनकारी विलायक के अंदर लिखो ये विलायक ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ये विलायक ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ये विलायक ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इनमें शुद्ध अवस्था में आयन उपस्थित होते हैं, इनमें शुद्ध अवस्था में आयन उपस्थित होते हैं, शुद्ध अवस्था में आयन उपस्थित होते हैं। ये विलायक स्वयं के अणु से क्रिया करके, स्वयं के अणु से क्रिया करके स्वयं से क्रिया करके आयनन कर लेते हैं, स्वयं से क्रिया करके आयनन कर लेते हैं, अतः इसे स्वतः आयनन कहते हैं। अतः इसे स्वतः आयनन कहते हैं, अतः इसे स्वतः आयनन कहते हैं। ठीक, दोनों अभिक्रियाएं लिख लो। ऐसे ऐसे हम SO3 की भी कर सकते हैं, मतलब SO2 की भी कर सकते हैं। ये SO2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का अणु इधर की तरफ आ गया, ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है, -2 आवेश होता है, तो SO3 -2, इधर से -2 गया तो बदले में कौन सा आवेश आ जाएगा, +2 आवेश आ जाएगा। तो इस तरह से विलायक अपने आप आयनित हो जाता है। ये होता है स्वतः आयन। लिख लो फटाफट। लिखी अभी कैसे इन विलायकों को प्रोटॉन के आधार पर, इन विलायकों को प्रोटॉन के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रोटॉन के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। लिखो नंबर 1, प्रोटॉनिक विलायक इनके अंदर ध्रुवीय विलायकों के अंदर नंबर 1 पॉइंट, ए पॉइंट, प्रोटॉनिक विलायक
विलायक में क्या होगा, प्रोटोनिक का मतलब होता है H+ से मतलब होता है सीधा सीधा प्रोटॉन से मतलब कि ऐसे विलायक जिनमें प्रोटॉन उपस्थित होगा, ऐसे विलायक जिनमें प्रोटॉन उपस्थित होगा, ऐसे सारे विलायक प्रोटोनिक विलायक कहलाते हैं। अब प्रोटॉन की पहचान एक ही होती है, मतलब क्या होना चाहिए, H+ होना चाहिए उसके पास में। तो जिनमें भी H+ उपस्थित होगा, जैसे कि HCl हो गया, COOH हो गया, H2SO4 हो गया, इन सब में प्रोटॉन है ना आपके पास, तो प्रोटॉन है, इन सबको क्या बोलोगे आप, प्रोटोनिक विलायक बोलोगे। ये भी फर्दर अलग अलग तरह के होते हैं, मैंने इसकी परिभाषा देखो। वे ध्रुवीय विलायक जिनमें प्रोटॉन पाया जाता है, वे ध्रुवीय विलायक जिनमें प्रोटॉन पाया जाता है प्रोटोनिक विलायक कहलाते हैं। जिनमें प्रोटॉन पाया जाता है प्रोटोनिक विलायक कहलाते हैं, प्रोटोनिक विलायक कहलाते हैं। अगली लाइन से देखो, प्रोटॉन की प्रतिक्रियाशीलता के आधार पर, प्रोटॉन के प्रतिक्रियाशीलता के आधार पर इन्हें निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, इन्हें निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये भी फर्दर टाइप के होते हैं। अम्लीय विलायक, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या होगा, प्रोटॉन दाता विलायक, प्रोटॉन दाता विलायक। प्रोटॉन दाता का मतलब होता है ऐसे विलायक जो H+ को देते हैं, जो प्रोटॉन को किसी अभिक्रिया में देते हैं, वो सब विलायक प्रोटॉन दाता विलायक कहलाते हैं। अब जो भी H+ देता है वो क्या, कौन सी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का, तो ये प्रोटॉन दाता विलायक को अम्लीय विलायक भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे H+ देगा वो कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। एग्जांपल में कौन कौन हो गया, जैसे कि H2O हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब भी सब प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन देंगे तो ये प्रोटॉन दाता विलायक होंगे या अम्लीय विलायक होंगे। लिखो नंबर 1 टॉपिक और इसकी परिभाषा लिखो। परिभाषा, वे प्रोटोनिक विलायक जो प्रोटॉन देते हैं, जो प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे प्रोटोनिक विलायक जो प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। प्रोटॉन दाता विलायक, प्रोटॉन दाता विलायक अथवा अम्लीय विलायक कहलाते हैं। प्रोटॉन दाता विलायक अथवा अम्लीय विलायक कहलाते हैं, अथवा अम्लीय विलायक कहलाते हैं। ठीक, एग्जांपल लिखो। दूसरा लिखो, क्षारीय विलायक या प्रोटॉन ग्राही विलायक, क्षारीय विलायक या प्रोटॉन ग्राही विलायक। अब इनकी भी परिभाषा बहुत आसान है कि ऐसे विलायक जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। अब जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं ना, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसी चैप्टर में मैं आगे पढ़ाऊंगा, प्रोटॉन देने वालों को अम्ल बोलते हैं और प्रोटॉन ग्रहण वाले को क्षार बोलते हैं। ये ब्रोंस्टेड ने बताया था, ब्रोंस्टेड ने, कि जो H+ देगा वो ब्रोंस्टेड अम्ल, जो H+ को लेगा वो ब्रोंस्टेड क्षार कहलाते हैं। तो ये प्रोटॉन को देते हैं, ये प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, उस प्रवृत्ति को कहा जाता है क्षारीय प्रकृति। पढ़ाऊंगा मैं आगे आपको। तो इनकी जो प्रकृति होगी वो कौन सी होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि अमोनिया हो गया, अमोनिया में लोन पेयर होता है, लोन पेयर होगा तो ये H+ को आसानी से ग्रहण कर लेगा।
उसके बाद में पिरिडीन हो गया मेरे पास में। पिरिडीन में भी नाइट्रोजन होता है, ऐसा होता है पिरिडीन आपके पास में, ऐसी संरचना होती है पिरिडीन की। इसमें नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन परमाणु लोन पेयर होता है, इस लोन पेयर के द्वारा ये H+ को ग्रहण कर लेता है। तो ये दोनों प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, मतलब ये कौन सी विलायक होंगे, क्षारीय या प्रोटॉन ग्राही विलायक होंगे। देखो वे प्रोटॉनिक विलायक जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, वे प्रोटॉनिक विलायक जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं क्षारीय अथवा प्रोटॉन ग्राही विलायक कहलाते हैं। क्षारीय अथवा प्रोटॉन ग्राही विलायक कहलाते हैं। एग्जाम्पल लो में और अगला लिखो उभय प्रोटिक विलायक। उभय प्रोटिक विलायक, उभय का मतलब होता है दोनों प्रकृति, प्रोटॉन देने की भी नेचर हो, प्रोटॉन को लेने की भी नेचर हो, मतलब वो अम्लीय प्रकृति भी दिखाता हो, वो क्षारीय प्रकृति भी दिखाता हो, तो ऐसे विलायक कहलाते हैं उभय प्रोटिक विलायक कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया मेरे पास में CH3COOH, ये प्रोटॉन दे भी सकता है क्योंकि प्रोटॉन है, और ये प्रोटॉन को ग्रहण भी करता है। आगे देखेंगे इसकी अभिक्रिया है, जब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे ना तो वहां पर देखेंगे ये प्रोटॉन देता भी है और ये प्रोटॉन लेता भी है, दोनों काम करता है। इस वजह से ये कौन सा हो जाएगा, उभय प्रोटिक विलायक हो जाएगा। लिख दो परिभाषा, लिखो वे विलायक जो प्रोटॉन ग्रहण करने की तथा प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे विलायक जो प्रोटॉन ग्रहण करने की तथा प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। अर्थात जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, उभय प्रोटिक विलायक कहलाते हैं। उभय प्रोटिक विलायक कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, ठीक। अब यूवी के अंदर दो प्रकार थे, एक तो प्रोटोनिक जिसमें प्रोटॉन पाया जाता था, और दूसरे होते हैं अप्रोटोनिक। दूसरे कौन से होते हैं भाई, अप्रोटोनिक होते हैं। अप्रोटोनिक ये वे विलायक होते हैं जिनमें प्रोटॉन पाया नहीं जाता, मतलब जिनमें आपको कोई हाइड्रोजन दिखाई नहीं देगा। जैसे कि कौन हो गया, CClO4 हो गया, CH2 हो गया आपके पास में, ये जो सारे विलायक हैं। और उसके बाद में SO2 हो गया, इनमें कहीं भी प्रोटॉन नजर आ रहा है क्या, कहीं भी प्रोटॉन नजर नहीं आ रहा, मतलब ये प्रोटॉन नहीं होगा तो इनको कौन से विलायक कहा जाता है, अप्रोटोनिक विलायक कहा जाता है। लिखो परिभाषा अप्रोटोनिक, लिखो वे विलायक जिनमें प्रोटॉन अनुपस्थित होता है। वे विलायक जिनमें प्रोटॉन अनुपस्थित होता है। वे विलायक जिनमें प्रोटॉन अनुपस्थित होता है। अप्रोटोनिक विलायक कहलाते हैं। अप्रोटोनिक विलायक कहलाते हैं। अप्रोटोनिक विलायक कहलाते हैं। ठीक।
एग्जाम्पल लिख लो, CCl4 CH2 SO2 आदि। ठीक, तो दो प्रकार के विलायक थे। सबसे पहला कौन सा था, आयनकारी या ध्रुवीय। आयनकारी या ध्रुवीय विलायक खत्म हुआ। अब दूसरा लिखो अनआयनकारी। दूसरा विलायक लिखो अनआयनकारी। अनआयनकारी विलायक, या इसको अनआयनकारी में आयन नहीं होंगे, आयन नहीं होंगे तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलायक। ठीक, अध्रुवीय होगा मतलब इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा ना, वो हमेशा कितना निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। जिन भी विलायकों का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा, मतलब जो अध्रुवीय प्रकृति के होंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अनआयनकारी विलायक कहलाएंगे। इनमें आयन उपस्थित नहीं होते। ये जो सारे के सारे एग्जांपल है ना, ये इनके भी एग्जांपल है। जैसे कि CCl4 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, CH2 का भी 0 होता है, SO2 का 0 नहीं होता, ये यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो इनमें से जैसे कि CCl4 हो गया जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, CH2 हो गया जिसका भी द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, मतलब जितना भी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा वो सब कौन सी प्रकृति के होंगे, वो सब कौन सी प्रकृति के होंगे, अध्रुवीय प्रकृति के होंगे। ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण इसका 0 नहीं होता है, मतलब 0 नहीं होता है इसका, इस वजह से इसको यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। ये एक ध्रुवीय विलायक है। ये कौन सा विलायक है, ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय कौन सा वाला है, अप्रोटोनिक विलायक है, जिसको हमने ऊपर लिखा था। पता क्यों लगा कौन सा वाला है, लिखो अनआयनकारी या अध्रुवीय विलायक। वे विलायक जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, वे विलायक जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, अध्रुवीय अथवा अनआयनकारी विलायक कहलाते हैं। ठीक, इसी के साथ विलायकों का वर्गीकरण खत्म हुआ। अब लिखो विलायकों के भौतिक गुण। विलायकों के भौतिक गुण, ठीक, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो जो जल होता है ना, वो जल सभी प्रकार के मैक्सिमम केस की बात कर रहा हूं। जो जल होता है ना, वो सभी प्रकार के विक्रियाओं के बेस्ट सॉल्वेंट होता है। मतलब उससे अच्छा कोई भी विलायक नहीं हो सकता, क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी बढ़िया होता है, उसके गलनांक क्वोटनांक भी ठीक ठाक है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे सीखना। लेकिन अगर मैं सीधा बोलूं तो जो जल होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा विलायक होता है, क्योंकि इसमें सब प्रकार की विक्रियाओं को संपन्न कराया जा सकता है। इसी वजह से जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, मतलब जल को यूनिवर्सल विलायक कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा विलायक है। सारी अभिक्रिया इसके अंदर हो सकती है, कोई भी आयन वाला हो वो भी घुल जाएगा, और जो अध्रुवीय बोल रहे हैं वो माना कितने नहीं घुलते, लेकिन उनकी भी आप अभिक्रिया में लगभग करवा सकते हैं। तो इसको जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा विलायक है। अब जिसमें भी जल की जैसी प्रकृति होगी, मतलब इसका जिसका द्विध्रुव आघूर्ण भी ज्यादा होगा, गलनांक क्वोटनांक भी बिल्कुल जल के जैसे ही हो, और बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो भी बिल्कुल जल के जैसी हो, वो भी क्या हो जाएगा, अच्छा विलायक हो जाएगा। तो हम रेफरेंस किसको मानकर चलेंगे, जल हमारा रेफरेंस होगा। पहले हम ये लिखेंगे कि भाई जो जल होता है वो एक सबसे अच्छा विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, जिसमें भी इसके जैसे गुण होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, अच्छे विलायक हो जाएंगे। फिर हम क्या क्या गुण होने चाहिए किसी भी विलायक में, इन सब गुणों को भी हम नीचे की तरफ लिखते हुए चलेंगे। पहले एक होता है इनको जल के बारे में, क्योंकि वो हमारा क्या होगा, रेफरेंस होगा, उसी से तुलना करेंगे हम सबकी।
लिखो, जल में सभी प्रकार की, जल में लगभग सभी प्रकार की अभिक्रियाओं को संपन्न करवाया जा सकता है। जल में लगभग सभी प्रकार की अभिक्रियाओं को संपन्न करवाया जा सकता है। सभी प्रकार की अभिक्रियाओं को संपन्न करवाया जा सकता है, अर्थात जल एक अच्छा विलायक है। जल एक अच्छा विलायक है। जल एक अच्छा विलायक है। इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। नंबर 1 पॉइंट लिखो, गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक तथा क्वथनांक। देखो जितनी भी रिएक्शन होती है ना, उनमें जो भी विलायक होता है वो विलायक हमेशा द्रव रूप में ही लिया जाता है। जितनी भी अभिक्रियाएं होती है उनमें कोई भी विलायक काम में लिया जाए, वो विलायक हमेशा द्रव रूप में ही काम में लिया जा सकता है। अब द्रव रूप में कब काम में लिया जाएगा? कोई भी विलायक द्रव रूप में कब रहेगा? उसकी क्वथनांक, जैसे मैं जल की बात करूं, जल के लिए अगर मैं उसकी गलनांक की बात करूंगा तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके क्वथनांक की बात करूंगा तो मुझे 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। मतलब 0 से 100 के बीच में ये जो जल है वो हमेशा विलायक के रूप में रहेगा। कोई अभिक्रिया मुझे ऐसी जो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होती है तो बताओ विलायक के, इसको मैं विलायक में काम ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। कोई अभिक्रिया अगर 99 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी होती हो तो भी मैं इसे विलायक के रूप में काम में ले सकता हूं, क्योंकि अभी भी ये द्रव रूप में है। सपोज करो उसको मैंने घटा दिया, इसको मैंने बढ़ा दिया। किसी विलायक का मैंने ये जो गलनांक है ना वो मैंने माइनस वाला कितना कर लिया? -2 डिग्री सेल्सियस कर लिया। और ये क्वथनांक को बढ़ाकर मैंने 500 डिग्री सेल्सियस कर लिया। मतलब मैंने इन दोनों के गैप को बढ़ाया। यहां से यहां तक की जो परास होती है ना, इसे कहा जाता है द्रव परास। इससे इसके बीच की जो रेंज होती है ना, उस रेंज को कहा जाता है द्रव परास। इस द्रव परास को मैंने बढ़ा दिया, इधर भी मैंने मान बढ़ा दिया, इधर भी मैंने मान बढ़ा दिया, वो द्रव परास बढ़ गई। मैंने इस द्रव परास को बढ़ा दिया। अब इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच में ये जो विलायक है ये द्रव रूप में होगा, तो कोई अभिक्रिया -50 पर की होती होगी तो भी मैं इसमें करवा सकता हूं। कोई अभिक्रिया 400 डिग्री पर होती होगी तो भी मैं इसमें करवा सकता हूं। ये बताओ अच्छी बात है कि बुरी बात है? मतलब ऐसा विलायक, ये ऐसा विलायक है जिसमें हम सब तरह की अभिक्रिया को करवा सकते हैं, चाहे निम्न ताप वाली हो चाहे उच्च ताप वाली हो, चाहे कमरे के ताप वाली हो चाहे कम ताप वाली हो, हर तरह की अभिक्रिया को करवा सकते हैं। तो ये जो द्रव परास जितनी ज्यादा अधिक होती है ना, वो विलायक उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि उनके बीच में वो द्रव अवस्था में पाया जाता है और किसी भी विलायक को हम केवल द्रव अवस्था में ही विलायक के रूप में काम में ला सकते हैं। तो ये जितनी ज्यादा होगी उसकी द्रव परास उतनी ज्यादा होगी, तो उसमें हम लगभग सभी अभिक्रियाओं को करवा सकते हैं, चाहे उच्च ताप वाली हो चाहे निम्न ताप वाली हो। तो क्वथनांक, तो ये जो गलनांक ये कम से कम होना चाहिए, क्वथनांक ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आपकी द्रव परास में अधिक से अधिक मिलेगी। लिखो नंबर 1। लिखो इसी विलायक, एकदम इसी विलायक
विलायक के क्वोदनांक तथा गलनांक का अंतर, किसी विलायक के क्वोदनांक तथा गलनांक का अंतर, क्वोदनांक तथा गलनांक का अंतर उसकी द्रव परास कहलाती है, उसकी द्रव परास कहलाती है। इसकी द्रव परास कहलाती है। द्रव परास में वृद्धि करने पर द्रव परास ज्ञापन ऐसे लिखो, इस परास में प्रत्येक विलायक द्रव के रूप में होता है। इस परास में प्रत्येक विलायक द्रव के रूप में उपस्थित होता है, द्रव के रूप में उपस्थित होता है, द्रव के रूप में उपस्थित होता है। किसी भी विलायक को किसी अभिक्रिया में, किसी भी विलायक को किसी अभिक्रिया में केवल द्रव अवस्था में ही काम में लाया जा सकता है। किसी भी विलायक को किसी अभिक्रिया में केवल द्रव अवस्था में ही उपयोग में लाया जा सकता है, द्रव अवस्था में ही उपयोग में लाया जा सकता है। अतः जिस विलायक की द्रव परास अधिक होती है, जिस विलायक की द्रव परास अधिक होती है वह अच्छा विलायक होता है, वह अच्छा विलायक होता है। जैसे जल का क्वोदनांक तथा गलनांक, जल का क्वोदनांक तथा गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः इसकी द्रव परास अधिक होने के कारण, इसकी द्रव परास अधिक होने के कारण जल अच्छा विलायक है। इसकी द्रव परास अधिक होने के कारण जल अच्छा विलायक है, जल अच्छा विलायक। ठीक, अब लिखो द्विध्रुव आघूर्ण नंबर 2। द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो, जनरली पदार्थ दो तरह के होते हैं, या तो वो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं या फिर वो अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। सबसे पहले हम ध्रुवीय प्रकृति वाले पदार्थों की बात करते हैं। तो यदि मैं किसी विलायक के द्विध्रुव आघूर्ण में वृद्धि करता हूं, यदि मैं किसी विलायक के द्विध्रुव आघूर्ण में वृद्धि करता हूं तो उसकी ध्रुवीय प्रकृति बढ़ेगी। अब ध्रुवीय प्रकृति बढ़ेगी तो ऐसे विलायक में किसी ध्रुवीय पदार्थ को आसानी से घोला जा सकता है। आपने पढ़ा होगा समान समान को होता है, ध्रुवीय वाला ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय वाला अध्रुवीय में घुलेगा। तो अगर मैं म्यू को बढ़ाऊंगा तो ध्रुवीय प्रकृति बढ़ेगी, ध्रुवीय प्रकृति बढ़ने से अब इस विलायक के अंदर उन सब पदार्थों की अभिक्रियाओं को करवाया जा सकता है जो ध्रुवीय प्रकृति के हो। तो जितना ज्यादा म्यू होगा उतनी ज्यादा ध्रुवीय प्रकृति, उतना ही ज्यादा उन पदार्थों को घोला जा सकता है। अब वो आसानी से घुल जाएंगे तो उनकी जो अभिक्रियाएं वो भी आसानी से जाएगी। तो मतलब जिसका भी म्यू अधिक होगा वो अच्छा विलायक होगा। किन पदार्थों के लिए? ध्रुवीय पदार्थों के लिए। लेकिन जो पदार्थ अध्रुवीय प्रकृति के होंगे उनके लिए म्यू कम से कम होना चाहिए, मतलब उसकी प्रकृति अध्रुवीय होनी चाहिए। तो जिनका म्यू कम होगा वो अच्छा विलायक होगा, किनके लिए? अध्रुवीय पदार्थों के लिए। तो म्यू का बढ़ना अच्छा विलायक है ध्रुवीय पदार्थों के लिए, और म्यू का घटना अच्छा विलायक है इसके लिए अध्रुवीय पदार्थों के लिए। ठीक है ना? देखो आज ज्यादा शुरू होने से क्या पता नहीं क्या हो रहा है, इसे की गाड़ी आराम से नहीं चलती। लिखो किसी विलायक के द्विध्रुव आघूर्ण में वृद्धि करने पर, किसी विलायक के
द्विध्रुव आघूर्ण में वृद्धि करने पर, द्विध्रुव आघूर्ण में वृद्धि करने पर उसकी ध्रुवीय प्रकृति बढ़ती है, उसकी ध्रुवीय प्रकृति बढ़ती है। अतः ऐसे विलायक में ध्रुवीय पदार्थों की अभिक्रियाओं को आसानी से करवाया जा सकता है। अतः ऐसे विलायक में ध्रुवीय पदार्थों की अभिक्रियाओं को आसानी से करवाया जा सकता है। ध्रुवीय पदार्थों की अभिक्रियाओं को आसानी से करवाया जा सकता है। अतः ये विलायक ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय पदार्थों के लिए अच्छा विलायक है। ये विलायक ध्रुवीय पदार्थों के लिए अच्छा विलायक है। अध्रुवीय पदार्थों के लिए द्विध्रुव आघूर्ण न्यूनतम होना चाहिए। अध्रुवीय विलायकों के लिए द्विध्रुव आघूर्ण न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। जिन विलायकों का द्विध्रुव आघूर्ण न्यूनतम होता है, जिन विलायकों का द्विध्रुव आघूर्ण न्यूनतम होता है, वे अध्रुवीय पदार्थों के लिए अच्छे विलायक होते हैं। वे अध्रुवीय पदार्थों के लिए अच्छे विलायक होते हैं। अगला टॉपिक नंबर 3, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता। अब इसमें क्या है, देखो अगर किसी विलायक का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा से ज्यादा होगा तो उसमें आयन भी ज्यादा से ज्यादा होंगे। आयन ज्यादा से ज्यादा होंगे तो उसकी विद्युत चालकता ज्यादा से ज्यादा होगी। या फिर मैं उल्टा बोलूं, अगर विद्युत चालकता ज्यादा होगी तो आयन ज्यादा होंगे, आयन ज्यादा होंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा, द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा तो उसकी ध्रुवीय प्रकृति ज्यादा होगी। और इस प्रकार की विलायक अच्छी विलायक होंगे जिनके लिए ध्रुवीय पदार्थों के लिए। तो विद्युत चालकता का बढ़ना भी फायदे वाली बात है। कौन सी विलायकों के लिए? ध्रुवीय विलायकों के लिए। तो विद्युत चालकता ज्यादा होने से आयन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होंगे तो ध्रुवीय प्रकृति ज्यादा होगी। इस वजह से जितने भी ध्रुवीय पदार्थ है ना, उन ध्रुवीय पदार्थों की अभिक्रियाओं को ऐसे विलायकों में आसानी से करवाया जा सकता है। तो इसका बढ़ना भी फायदेमंद होता है जिनके लिए ध्रुवीय पदार्थों के लिए। तो अध्रुवीय के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम विद्युत चालकता होनी चाहिए। लिखो, वे विलायक जिनकी विद्युत चालकता अधिक होती है, वे विलायक जिनकी विद्युत चालकता अधिक होती है, उनमें आयन अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। उनमें आयन अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। दो मिनट सर। उनमें आयन अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। अतः इस प्रकार की विलायक ध्रुवीय पदार्थों के लिए अच्छी विलायक होते हैं। इस प्रकार की विलायक ध्रुवीय पदार्थों के लिए अच्छे विलायक होते हैं। ध्रुवीय पदार्थों के लिए अच्छे विलायक होते हैं। ठीक, बाकी हम कल पढ़ते हैं। आज बहुत ज्यादा शोरगुल से गया।